So welcome back. This is the platform of SV Smart Hybrid Competitive Schooling System. बच्चे आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 9 देख रहे हैं, दैट इज़ बायोमोलिक्यूल, और चैप्टर 9 का पार्ट 9 डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम एनसीईआरटी का एंजाइम वाला टॉपिक पढ़ेंगे. ठीक है, तो पार्ट 9 में हम लोग एंजाइम देखेंगे कि क्या है. इससे पहले हम लोगों ने प्रोटीन्स पढ़े हैं, अब हम लोग एंजाइम देख रहे हैं. इसमें सबसे पहली लाइन है ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स. जितने भी एंजाइम होते हैं बच्चे वो किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं. ठीक है, तो प्रोटीन के आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर याद होंगे बच्चे. प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्शरी, क्वाटरनरी. ठीक है बेटा, तो हम बोल सकते हैं कि सभी एंजाइम जो हैं वो प्रोटीनिशियस नेचर होते हैं ऑलमोस्ट. ठीक, देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड्स दैट बिहेव लाइक एंजाइम, बट कुछ न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो बिहेव करते हैं एंजाइम की तरह, जैसे आरएनए. आरएनए के अंदर एक आरएनए है जिसको हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं. वो एंजाइम की तरह एक्ट करता है और उस एंजाइम को हम क्या बोलते हैं? राइबोजाइम बोलते हैं. क्या बोलते हैं बच्चे? राइबोसोम बोलते हैं. सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड क्या है? आरएनए और डीएनए होता है. और न्यूक्लिक एसिड में से भी तभी इधर बोला देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड लाइक आरएनए. आरएनए जो है उसका आरएनए जो होता है जिसको हम राइबोजाइम कहते हैं, एक्ट करता है एंजाइम की तरह. ठीक है बच्चे, वन कैन डिपिक्ट एन एंजाइम बाय अ लाइन डाइग्राम. तो लाइन डाइग्राम का मतलब होता है बच्चे कि जैसे हमारे पास ये एंजाइम है, जैसे प्रोटीन एंजाइम जो होते हैं, प्रोटीन एंजाइम जो होते हैं बच्चे, वो आपके क्या रहते हैं? प्रोटीन एंजाइम पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं. बट जो न्यूक्लिक एसिड का एंजाइम है जिसको हम राइबोजाइम कहते हैं, तो ये हमारा पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है. ठीक है बच्चे, तो इनकी एक डायग्राम होती है जिसको हम लाइन डायग्राम कहते हैं. एक लंबी चेन होगी बेटा किसकी? एक लंबी चेन होगी आपके अमाइनो एसिड की, और सेम वैसी ही एक चेन होगी आपके किसकी? न्यूक्लियोटाइड की बेटा. ठीक है, देखो लाइन डायग्राम का मतलब होता है बच्चे एक लंबी चेन, जैसे अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड की एक चेन है, उसको हम लाइन डायग्राम. बट अमाइनो एसिड की जो चेन होगी वो कौन सी है? प्रोटीन चेन होगी. बट न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड, तो ये जो चेन है ये न्यूक्लिक एसिड की होगी. ठीक है बेटा. ठीक, अब देखो एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज़ प्राइमरी स्ट्रक्चर. कोई भी प्रोटीन है उसका जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा वो प्राइमरी प्रोटीन कहलाएगा. अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड का एक सीक्वेंस है जिससे प्रोटीन बनती है. एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज़ द सेकेंडरी, है ना, एंजाइम में सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन भी होता है जिसमें अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट बनती है. ठीक है बच्चे, ठीक है. एंड टर्शरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर भी आपको दिखेगा जो आपको कैसा एंजाइम की तरह बिहेव करता है, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. अब इसमें आप देखोगे व्हेन यू लुक अ टर्शरी स्ट्रक्चर फिगर 9.3d, देखो ज़रा एक बार आप एनसीईआरटी पे, यू विल नोटिस दैट द बैकबोन ऑफ द प्रोटीन चेन फोल्ड्स अपॉन इटसेल्फ. ठीक है, टर्शरी स्ट्रक्चर में आपको सर्टन फोल्ड आपको दिखेंगे प्रोटीन्स के, और वहाँ पर एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर, एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर, चेन क्रिस क्रॉस इटसेल्फ, हेंस मेनी सर्वियसिस आर पॉकेट आर मेड. टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पे आपको क्या दिखेंगे? पॉकेट्स दिखेंगे. ठीक है, वन सच पॉकेट इज कॉल्ड एक्टिव साइट. इसी पॉकेट को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट बोलते हैं. तो अब आप ये चीज़ ध्यान रखोगे कि सभी एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीनिशियस नेचर होते हैं. ठीक है, बट प्राइमरी प्रोटीन और सेकेंडरी प्रोटीन आपके एंजाइम नहीं होते, बल्कि जो आपका टर्शरी प्रोटीन है, जो टर्शरी प्रोटीन है ना बेटा, वो आपका एंजाइम की तरह एक्ट करता है क्योंकि उसके ऊपर एक्टिव साइट प्रेजेंट होती है जिसके साथ सबस्ट्रेट बाइंड करता है. देखो अब सभी एंजाइम के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? सभी एंजाइम में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, बेसिक स्ट्रक्चर एंजाइम का. ठीक है, बट कैसा होगा? इनएक्टिव एंजाइम होगा. बट जैसे ही टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होगा वो एक्टिव एंजाइम होगा क्योंकि उसके ऊपर एक्टिव साइट प्रेजेंट होगी सबस्ट्रेट को बाइंड करने के लिए. तो हम यहाँ पर ये चीज़ बोल सकते हैं बच्चे, जैसे ही टर्शरी प्रोटीन के पास एक्टिव साइट आ जाएगी तो एंजाइम एक्टिव हो जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी. तो आप यहाँ पे क्या चीज़ नोटिस कर रहे हो कि ऑल प्रोटीन्स, ऐसा नहीं है कि प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स नहीं होते एंजाइम में. एंजाइम के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं अमीनो एसिड के, बट टर्शरी इसलिए डिफरेंट है क्योंकि उसके पास एक्टिव साइट प्रेजेंट होती है, और जिसके पास एक्टिव साइट होगी वही प्रोटीन एंजाइम की तरह एक्ट करेगा. ठीक है बेटा, ठीक है. अब देखो
ये जैसे मेरे पास क्या आ गया, ये रेड कलर का जो है, ये रेड कलर का आपका एंजाइम आ गया, ठीक है। और इसका ये जो पाउच आप देख रहे हो, ये जो पाउच है ये इसकी एक्टिव साइट है, और यहाँ पर ये अमाइनो एसिड की एक चेन है, ठीक है। मतलब इसको हम 3 डिग्री स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक। तो अब इस एक्टिव साइट पे क्या होगा बच्चे, ये कैटालिटिक एक्टिविटी शो करेगा, मतलब यहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड होगा और केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगी, ठीक है बच्चे, ठीक है। देखो जैसे हम लोग अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जैसे देखते हैं अब, ये आपका एंजाइम आ गया, ये आपका एंजाइम आ गया बच्चे, और ये रेड कलर का इसमें क्या आ गया, सबस्ट्रेट आ गया, ठीक है। ये एंजाइम आ गया और ये सबस्ट्रेट आ गया। एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलके क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, और जो बिल्कुल सबस्ट्रेट से डिफरेंट होगा। एंजाइम की एक्टिव साइट का जैसा क्या होगा, सबस्ट्रेट होगा, तभी जाके इसमें फिट होगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो सबस्ट्रेट से बिल्कुल डिफरेंट होगा, तभी ये एंजाइम की एक्टिव साइट से रिलीज़ होगा। क्लियर है बच्चे। रिलीज़ होने के बाद अगर सबस्ट्रेट का जैसा प्रोडक्ट होगा तो ये दोबारा इसके साथ बाइंड कर जाएगा, बट ये इसलिए डिफरेंट होता ताकि ये दोबारा यहाँ पे बाइंड ना कर पाए, ठीक है बच्चे, ठीक है। तो अब आपने देखना है कि जो एंजाइम होता है वो रीयूज्ड होता है, एंजाइम जो होता है वो दोबारा से यूज़ हो जाता है, क्योंकि सबस्ट्रेट जैसे ही किस में, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पर दूसरा सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड कर जाता है, ठीक है बच्चे, ठीक है। बट यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है आपका, क्योंकि एंजाइम जो होते हैं बच्चे वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं टेम्परेचर और पीएच को लेके, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, तो इसी टेम्परेचर पे एंजाइम हमारे एक्टिव होंगे, ठीक है। अगर हमारी बॉडी 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर हो जाता है बॉडी का, तो उस समय हमारे एंजाइम जो होंगे बच्चे वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्शन एक केस है, जैसे आपका एक्सेप्शन क्या है, टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो एक्सट्रैक्ट किया गया है थर्मो इक्वेटिकस मतलब थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म है, एक बैक्टीरिया है, उससे ये एंजाइम एक्सट्रैक्ट किया टैग पॉलीमरेज। और ये एंजाइम जो है बच्चे इट इज़ अ टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, इट इज़ अ टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, है ना। टैग पॉलीमरेज जो है डीएनए पॉलीमरेज की एक टाइप है, ठीक है बेटा। तो ये जो है ये सर्वाइव कर जाता है बच्चे, इसके अंदर हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। बट ये क्या होता है, सर्वाइव कर जाता है हाई टेम्परेचर पे, कितने टेम्परेचर पे, 80 टू 90 डिग्री सेल्सियस पे। अब पढ़ते हैं इसको, देखो। एन एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज सर्वियसिस और पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर टर्शियरी प्रोटीन में प्रेजेंट होगा, उसमें क्या फिट होगा बच्चे, सबस्ट्रेट फिट होगा, ठीक है। एंजाइम की एक्टिव साइट पे क्या फिट हो जाएगा, सबस्ट्रेट फिट होगा, ठीक। दस एंजाइम थ्रू दियर एक्टिव साइट्स कैटालाइज रिएक्शंस एट हाई रेट्स। तो जैसे ही एंजाइम की एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट जुड़ जाएगा तो वहाँ पर कैटालिटिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी हाई रेट। एंजाइम कैटलिस्ट डिफरेंट फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। जो एंजाइम के कैटलिस्ट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। इनऑर्गेनिक मतलब कार्बन सिलिका इन मैनी वेज, बट वन मेजर डिफरेंस नीड मेंशन, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं बच्चे, हाई टेम्परेचर पे भी कैटलाइज करते हैं, हाई प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे कैटालिटिक एक्टिविटीज शो करते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि अबव 40 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, देखो हाई प्रेशर वाइल एंजाइम गेट डैमेज, एंजाइम जो हैं बच्चे वो डैमेज हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पे, अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा अगर तो टेम्परेचर, ठीक है। हाउएवर एंजाइम आइसोलेट फ्रॉम ऑर्गेनिज्म हु नॉर्मली लाइव अंडर एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर। एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर मतलब हॉट वेंट एंड सल्फर स्प्रिंग, ठीक है। हॉट वेंट और सल्फर स्प्रिंग में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनका नाम है बच्चे आपका थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इनमें से हम एक एंजाइम निकालते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी थस इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ सच एंजाइम आइसोलेट फ्रॉम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। इसमें से हम ये टैग पॉलीमरेज निकालते हैं, ठीक है। और ये कितने पे सर्वाइव कर जाता है बच्चे, 80 से 90 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, ठीक है बेटा, ये एक एक्सेप्शनल केस है। नॉर्मली हमारी बॉडी जो है वो 40 डिग्री से कम टेम्परेचर पे ही क्या करेगी, एंजाइम और सबस्ट्रेट कंबाइन करके क्या बनाएगी, प्रोडक्ट बनाएगी, और प्रोडक्ट को हमारी बॉडी यूज़ कर लेगी, ठीक है बच्चे। देखो अब केमिकल रिएक्शन क्या होता है, देखो केमिकल रिएक्शन, हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस एंजाइम, कैसे हम एंजाइम को समझ सकते हैं। हम बोल सकते हैं बच्चे, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द केमिकल रिएक्शन
केमिकल कंपाउंड अंडरगो 2 टाइप ऑफ चेंजेस। केमिकल के अंदर 2 चेंजेस होती है, एक फिजिकल चेंज सिंपली रेफर टू ए चेंज इन शेप, जहाँ पर शेप में चेंज आएगी उसको हम फिजिकल चेंज कहेंगे। विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड, जिसमें बॉन्ड ब्रेक ना हो, दिस इज फिजिकल प्रोसेस। अनदर फिजिकल प्रोसेस इज चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर में चेंज आना मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस। व्हेन आइस सॉलिड है, मेल्ट इनटू वाटर, लिक्विड बन गया। आर व्हेन वाटर बिकम वेपर्स, वाटर अगर वेपर में कन्वर्ट हो गया तो वो आपका क्या होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये कौन सी चेंज है बच्चे, ये फिजिकल चेंज है। ठीक है बेटा, अब देखो दीज आर ऑल्सो फिजिकल प्रोसेस। हाउएवर व्हेन बॉन्ड आर ब्रोकन, अगर बॉन्ड ब्रोकन हो रहे हैं, न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन, दिस विल बी कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। इसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। देखो बॉन्ड ब्रेक कैसे हो रहे हैं बच्चे, है ना। सबसे पहले ये क्या है, बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है सल्फ्रिक एसिड के साथ, सल्फ्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। ये बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस होता है H2SO4, मतलब बेरियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद सल्फ्रिक एसिड। तो हमारे पास क्या बना, बेरियम सल्फेट बना। क्या बना, बेरियम सल्फेट प्लस 2H2O। तो यहाँ पर बच्चे क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ ना, तभी वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुए। तो यहाँ पर बॉन्ड का ब्रेक हुआ, बट यहाँ पे बॉन्ड ऐड हुई है। ठीक है, तभी जाके बेरियम हाइड्रोक्साइड में सल्फ्रिक एसिड से रिएक्ट करके, बेरियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्रिक एसिड से रिएक्ट करता है तो बॉन्ड यहाँ पर क्या हुए बच्चे, बॉन्ड फॉर्मेशन हुई ना बच्चे। ठीक है, और यहाँ पर बॉन्ड का ब्रेक डाउन हुआ। तो जहाँ पर भी कंपाउंड का बॉन्ड टूटता है ना, तो उसको हम केमिकल प्रोसेस कहते हैं। जहाँ पर बॉन्ड नहीं ब्रेक होते हैं वो उसका फिजिकल चेंज होता है। ठीक है बेटा, ठीक है, ये समझा हमने। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ लास्ट 32 वाला पैराग्राफ, इसमें क्या है, एज एन इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन सिमिलरली हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज। ये स्टार्च है बच्चे, स्टार्च का डाइजेशन इसमें करना है ग्लूकोज में विद द हेल्प ऑफ दिस हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम आप बोल सकते हो जैसे स्लेवरी अमाइलेस या टाइलिन। स्टार्च क्या है, हमारा रिएक्टेंट है, सबस्ट्रेट है। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज में, जिसको माल्टोज बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्टार्च रिएक्टेंट है और आपका ग्लूकोज प्रोडक्ट है और ये आपका एंजाइम है। ठीक है बेटा, तो अब हम बोल रहे हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में कितना टाइम लगता है, उसको बोला जाता है रेट इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ठीक है बच्चे, देखो जो डेल्टा होता है ना बच्चे, वो चेंज को रिप्रेजेंट करता है। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, कितने टाइम में कितने प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई है। मतलब स्टार्च से आपका क्या बना है, प्रोडक्ट बना है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, तो इस एंजाइम ने कितना रेट ऑफ रिएक्शन शो किया है वो रिप्रेजेंट करता है रेट इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। डेल्टा पी चेंज इन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन, चेंज इन अमाउंट, पहले मानो 1 लीटर था, अब कितना 2 लीटर, तो 1 से 2 लीटर होने में कितना टाइम लगा है। ठीक है, तो टी जो है, जो हमारा टाइम कंज्यूम, चेंज इन द टाइम कंज्यूम टू फॉर्म रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में कितना टाइम लगा है और कितना प्रोडक्ट बना है, वो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस करती है। समझ आया बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही चीज़ बता रहा, ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस रेफर टू एज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम। ठीक है बच्चे, ठीक है, तो ये 32 पैराग्राफ्स हमारे कंप्लीट हो गए बच्चे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पैराग्राफ 33 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।